अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट लिया हुआ है। चैप्टर का नाम आप लोगों के सामने है, थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज मैं इस पर लेक्चर नंबर 41 आप लोगों के सामने लाया हूँ। थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने कहा था इसके ऊपर तफसीलन बात होगी। आज की जो वीडियो है, डाइपोल मूवमेंट हमारा स्टार्ट है और डाइपोल मूवमेंट पर लेक्चर नंबर 03 आप लोगों के सामने मौजूद है। आज का जो लेक्चर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की जो एप्लीकेशन है और उसमें हमने एक एप्लीकेशन को आज डिस्कस करना है और वो क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन अ बॉन्ड। यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें कितने फ़ीसद आयनिक करैक्टर पाया जाता है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए हमारे पास जो है एप्लीकेशन डाइपोल मूवमेंट से तो हमें दो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो डाइपोल मूवमेंट से हमें पता चलता है, मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर लूँ, हमारे पास डस्टर हमारा किधर है, 1 मिनट के लिए। तो हमारे पास ये जो डाइपोल मूवमेंट है ना, डाइपोल मूवमेंट, इससे हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। एक तो हमें जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल उसकी ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है डाइपोल मूवमेंट से। एक फ़ायदा तो ये है, और एक फ़ायदा जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है कितना आयनिक करैक्टर पाया जाता है। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। इससे हमें हम प्रॉपर्टीज़ जो है ना, एक तो सॉल्युबिलिटी को देख लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड अक्सर पानी के अंदर हल नहीं होते। आयनिक ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, पानी के अंदर हल नहीं होते। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जो पानी के अंदर हल नहीं हो रहे, लेकिन ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जो पानी के अंदर हल हो रहे हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। जैसे आयनिक रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, कोवेलेंट रिएक्शन स्लो होते हैं। केमिकल कैनेटिक्स जो है आयनिक रिएक्शन को डिस्कस भी नहीं करती, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। लेकिन हम देखें बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड हैं, उनके रिएक्शन थोड़े से फास्ट हैं। तो ये जो है ना डाइपोल मूवमेंट, इसकी भी वजाहत करवाती है। तो बहरहाल लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर के लिए आपके पास जो सबसे पहला फार्मूला है, अगर अब एक कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर आपके पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है HCl। तो आप देखना चाहते हैं कि इसमें आयनिक करैक्टर कितना है, इसके लिए जो फार्मूला आप किताब ने दिया हुआ है वो है परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर कितना है। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट होती है, ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट को निशान शो करते हैं, ठीक है। और हमारे पास होती है थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट, या इसको आयनिक हमने ले रखा है और 100 के साथ इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप आयनिक करैक्टर देखना चाहते हैं किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, तो आपने देखना है कि हमारे पास ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट कितनी है और डाइपोल मूवमेंट जब आयनिक स्टेट में हो उस वक्त कितनी है, और 100 के साथ इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे हम इस फार्मूले से हम आसानी के साथ क्या मालूम कर सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट्स के ज़रिए हम देखेंगे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक करैक्टर पाया जाता है। तो नॉर्मली ये जो ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट होती है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, याद रखें इसको। और ये हमें गिवन होगी, ये हमें डेटा में गिवन होती है।
ये जो डाइपोल मोमेंट है जिसको हम आयानिक ले रहे हैं, असल में HCl जो है ना, HCl इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव है, इस पर पार्शल पॉजिटिव है। इसको आप मानेंगे, लेट करेंगे आप कि ये आयानिक है। जब आप इसको मान लेंगे कि आयानिक है तो फिर आपने क्या लेना है, इस पर आपने पॉजिटिव लेना है और इस पर आपने नेगेटिव ले लेना है। ये आप मानेंगे इसको आयानिक, इसलिए इसको नाम देते हैं थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट। थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट का भी इसको नाम दिया जाता है। और ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट जो है, ये जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ये तो गिवन है, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट है ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट हम करेंगे, कैलकुलेट, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि ये जो अगरचे ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसको आप आयानिक माने। जिस तरह सोडियम क्लोराइड को हम आयानिक मानते हैं, इसको आप आयानिक मानेंगे और उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट को मालूम करेंगे। तो हमने क्या करना है कि इस फार्मूले के ज़रिए हमने परसेंटेज ऑफ आयानिक करेक्टर को मालूम कर लेना है कोवेलेंट बॉन्ड में। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके कोर्स में जो लगी हुई है उसको आपने देखना है। वो मिसाल क्या है कि लेट्स सपोज ये जो आपके पास HCl मौजूद है, थोड़ा इसको बड़ा करके लिख लेते हैं, HCl। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है इस तरफ, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एक चीज़ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितने होते हैं। तो 1.6 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 19 कूलम है। 1.6 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 19 कूलम है। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, इस चार्ज को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में रखें। यहाँ डाइपोल मोमेंट में इस Q को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में रखना है, ESU में, ESU में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में रखना है। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में रखें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने देखा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने देखा है। 1.6 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 19 कूलम हमारे पास है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हो तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर दिए हुए हैं, यूट्यूब पर टाइप करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई केमिस्ट्री वाला, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। अब हमारे पास जो ये कूलम में आ रहा है इसको हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लेना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसकी जो वैल्यू है वो है, याद रखें, 4.8 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाएगा। तो ये अहम बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को हम कितने लेते हैं, 1.6 ज़रब 10 तक नफ़ी 19 कूलम है, नफ़ी 19 कूलम, और ये हो जाएगा 4.8 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम इसको क्या करेंगे, लेंगे। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ये जो R है, R इसको आपने सेंटीमीटर में लें। R, ये अक्सर R जो है ना, R आपको एंगस्ट्रॉम में दिया होता है। किस में दिया होता है, एंगस्ट्रॉम में दिया होता है। R जो है आपको एंगस्ट्रॉम में दिया होता है, आपने इसको सेंटीमीटर में लेना है। इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर को आपको क्लियर होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है ना, 1 एंगस्ट्रॉम ये बराबर है 10 की ताकत नफ़ी 10 मीटर के, और 1 एंगस्ट्रॉम अगर आप सेंटीमीटर में लिखनी है तो 10 की ताकत नफ़ी 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये जो है ना, ये कन्वर्जन फैक्टर के तौर पर आपके काम आएगा। तो इस R को आपने सेंटीमीटर में लेना है, क्योंकि ये बहुत एटम के दरमियान फासला बड़ा थोड़ा सा होता है, इसलिए हम एंगस्ट्रॉम लेते हैं, छोटा यूनिट लेते हैं, एंगस्ट्रॉम को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको एंगस्ट्रॉम में दिए होते हैं, आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए ये चीज़ आपके पास मौजूद हो। अब ये डाइपोल मोमेंट आपको दी जाएगी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दी जाती है, और उसके लिए हम मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, अगर आप लोगों को याद हो, हम यहाँ पर इस तरह आला लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे पिछले लेक्चर आप देखें, मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यहाँ पर हम इसको वोल्टेज देते हैं, ये वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर हमने HCl डाला है, ठीक है, HCl हमने डाला हुआ है।
अगर इसको आप देखें, ये हमें बना रहा है HCl, हमें बना रहा है ऐसे HCl। इस पर आपने नेगेटिव चार्ज, इस पर है पार्शल पॉजिटिव चार्ज, पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो जब हमने इसको पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, और इसको नेगेटिव प्लेट के साथ जोड़ा तो ये नेगेटिव हो गया। अब मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट में देखें कि डाइपोल मोमेंट कैसे मेजर किया जाए। यूट्यूब पर टाइप करें मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट बाय केमिस्ट्री वाला, तो टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव एंड है वो इस तरफ रहेगा, नेगेटिव एंड जो है वो इस तरफ रहेगा, यानी सूरत हाल ऐसी रहेगी, नेगेटिव एंड इस तरफ, पॉजिटिव एंड इस तरफ। तो इससे वोल्टेज डिक्रीज होगा, और यहाँ हमें डाइपोल मोमेंट पता चलेगी। और HCl की डाइपोल मोमेंट जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिली है वो है 1.03 dBi। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमें एक्सपेरिमेंट से हासिल हुई है 1.03 dBi। ये तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो आपको दी जाएगी। ये वैल्यू है ना, ये आपने कैलकुलेट करनी होगी। ये वैल्यू, ये जो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपके पास जो है यहाँ का फासला आपको पता है, ये है आपके पास 1.275 एंगस्ट्रॉम। ये फासला, ये जो फासला है HCl का 1.275 एंगस्ट्रॉम आपके पास फासला पाया जाता है। चार्ज, ये तो आपके पास फासला आएगा ना, ये फासला आ जाएगा यहाँ, ये डिस्टेंस 1.275 आपके पास। ये आपके पास हो गया चार्ज की बारे में गुफ्तगू, उसको आपने देख लिया। ये 19 है। तो अब आपके पास आसान हो चुका है डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आप मालूम कर सकते हैं। ऑब्जर्व, ये जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है आप इसको मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे इसको, यहाँ देखें, तो ये ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, ये बराबर है Q मल्टीप्लाई बाई R। ये आपके पास ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, जिसको हमने आयानिक माना है, तो इसमें कीमतें पुट करें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ चुका है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट का, यहाँ लिख लें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लेना है तो वो हो जाएगा 4.8 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी, यहाँ लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ये हो जाएगा 4.8 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 10। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपके पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मल्टीप्लाई बाई R आपके पास है 1.275 एंगस्ट्रॉम है। ये आपके पास है 1.275 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 10 की ताकत नफ़ी 8 सेंटीमीटर के। तो आपके पास ये जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आ रही है, ये हो जाएगा 4.8 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मल्टीप्लाई कर दें 1.275 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 8, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देना 10 की ताकत नफ़ी 18 पर, 10 की ताकत नफ़ी 18 पर। अब इसको देख लेते हैं। हाँ, आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो आपके पास को डिवाइड करते हैं 10 की ताकत नफ़ी 18 पर। अब जो आंसर निकलेगा वो डिबाई में निकलेगा। अब जो आंसर निकलेगा वो कितने में निकलेगा, डिबाई में निकलेगा। तो ये 10 की ताकत नफ़ी 18 जो है ना, ये नफ़ी 18, ये 8 और ये 10, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये 8 और ये 10, नफ़ी 18 और नफ़ी 18 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बचेगी ना, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, वो आपके पास बच जाएगी यहाँ पर। सॉरी, इसको हमने कैंसिल कर दिया। ओहो, ठीक है, हो जाता तो अच्छी बात है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 18 और ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
आपके पास ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट रह गई है 4.8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। 4.8 ये तो यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.275, ये रह गया, ये तो कट गया ना, ये रह गया 4.8 और 1.275। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 6.12 डिवाई। मैंने कहा था 10 तक 18 पर डिवाइड करेंगे ना तो ये डिवाई में आंसर आएगा। तो ये आपके पास आएगा डिवाई, डिवाई में आंसर आपके पास आ जाएगा। डिवाई इसको लिख लेते हैं, डी लिख लेते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाएंगे तो डी लिख लेते हैं। डिवाई में आंसर आ गया। अब ये ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जो है ये गिवन है, ये आपके पास यहाँ से निकली एक्सपेरिमेंटल 1.03 और ये कितनी आई 6.12। 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज ऑफ अयानिक करेक्टर निकल आएगा। तो इसको निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालें, यहाँ पर पुट करें, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, यहाँ पुट कर लेते हैं। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल है, वो कितनी है 1.03 डिवाई, और थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट जिसको हमने आयानिक माना था वो कितनी आ रही है 6.12 डिवाई, और 100 के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाई के साथ डिवाई गया, हाँ। तो आपके पास ये तकरीबन आता है, इसको मल्टीप्लाई, इसको इस पर डिवाइड करें उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 16.833 या 835 समथिंग आता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तकरीबन 17%, 16.835 थोड़ा सा 8 हो जाएगा, 8-9 हो जाएगा, थोड़ी वैल्यू इसको पूरा डालें तकरीबन 17% आ रहे हैं। तो ये 17% जो है ना ये अयानिक करेक्टर होगा, अयानिक करेक्टर होगा इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया, ये जो मॉलिक्यूल HCl ये क्या हो जाएगा पोलर है। तो मॉलिक्यूल क्या है पोलर है, इसमें अयानिक करेक्टर पाया जाता है। अब इस अयानिक करेक्टर का फ़ायदा है हमें, HCl में अयानिक करेक्टर पाया जा रहा है, सॉल्युबिलिटी इसके पानी के अंदर अच्छी खासी होगी। हालांकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल पानी के अंदर हल नहीं होते, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल पानी के अंदर हल नहीं हो रहे, लेकिन ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल होकर भी पानी के अंदर हल होगा, क्यों, इसमें अयानिक करेक्टर 17% पाया जाता है। अच्छा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल नॉर्मली रिएक्शन स्लो करेंगे, HCl कोवेलेंट मॉलिक्यूल होकर इसके रिएक्शन तेज़ होते हैं, क्यों, इसमें अयानिक करेक्टर पाया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसमें हमने परसेंटेज ऑफ अयानिक करेक्टर को मालूम कर लिया है। शाबाश, इसको नोट कर लें, ये डेटे को आप नोट करें, इस सारी बातों को नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, मैं साइड पर हो रहा हूँ, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, उम्मीद है आप लोग नोट कर लेंगे। हमारा आज का टॉपिक था डाइपोल मोमेंट पर, तीसरा लेक्चर आ चुका है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ डाइपोल मोमेंट को जो फ़ायदा है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, चौथे लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद इसके MCQs की तरफ हम मज़ीद भी आएंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।